हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो स्ट्रेस स्ट्रेस हम सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन जो होता है वो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल कौन सा, जैसे कि माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील हमारा डक्टाइल मटेरियल है। माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। लो कार्बन स्टील बराबर, लो कार्बन स्टील भी कहते हैं माइल्ड स्टील को। तो माइल्ड स्टील के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आज हम स्टडी करने वाले हैं। माइल्ड स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मतलब ही किसकी, डक्टाइल मटेरियल की। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या फिर माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहाँ से जनरेट होती है, तो हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर, यूटीएम मशीन पर, यूटीएम मतलब क्या, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट, उसे कहेंगे हम टेंसाइल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। टेंसाइल टेस्ट हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर परफॉर्म करते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ, किसके गाइडलाइंस के अंदर, तो एएसटीएम के गाइडलाइंस के अंदर। एएसटीएम क्या है, हमारी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के गाइडलाइंस के अंदर हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर एक टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा एक रॉड होता है। सपोज सिलेंड्रिकल रॉड हम कंसिडर करते हैं। सिलेंड्रिकल रॉड होता है जहाँ पर हम यहाँ पर दोनों तरफ से एक पुल टाइप फोर्स लगाते हैं, पुल टाइप लोड अप्लाई करते हैं दोनों तरफ से, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है डी बराबर। सिलेंड्रिकल रॉड का दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, पुल टाइप फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते, एक लोड अप्लाई करते, तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है बराबर। लेंथ चेंज होने लगती है, यहाँ से डायमीटर रिड्यूस होने लगता है। मतलब थोड़ी देर बाद ये इस तरह से होगा बराबर, इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा, इस तरह से इसका डायमीटर रिड्यूस होगा और लेंथ इंक्रीज होने लगेगी। और फिर भी हम लोड लगाते, तो ये जो टेस्ट परफॉर्म होती है, तो इस पर से आती है हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सबसे पहले जब ये माइल्ड स्टील पर सबसे पहली टेस्ट जो परफॉर्म करी गई थी वो थी माइल्ड स्टील के ऊपर परफॉर्म की गई थी सबसे पहली टेस्ट, और उसमें था लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन की डायग्राम प्लॉट की गई थी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, इसलिए बाद में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन पर ये डायग्राम प्लॉट की गई थी। तो इसमें जो होता है हमारा स्ट्रेस जो होता है, देखिए इस तरह से हमारी एक्स वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पर होता है हमारा स्ट्रेन, जो कि हम ई से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस पर होता है हमारा स्ट्रेस, जो कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस वाई एक्सिस पर ही क्यों प्लॉट करते हैं, तो स्ट्रेस तभी जनरेट होता है, स्ट्रेस तभी जनरेट होता है जब हम रेस्ट्रिक्ट करते पार्शियली और completely strain is restricted। मतलब जब स्ट्रेन कंप्लीटली और पार्शियली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तभी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है बराबर। स्ट्रेस जो है ये इंटरनल थिंग है, इंटरनली जनरेट होता है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, इसे हम फाइंड नहीं कर सकते, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बराबर, इसे हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लोड डिवाइड बाय एरिया, लेकिन इसे डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, इसे मेजर करने के लिए हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन मेजर हम कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेन गेजेस से हम मेजर कर सकते हैं बराबर। तो जब स्ट्रेन कम्प्लीटली और पार्शियली रेस्ट्रिक्ट होगा तो तभी हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसीलिए हम स्ट्रेस प्लॉट करते हैं हम वाई एक्सिस पर, और स्ट्रेन प्लॉट करते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर बराबर। तो अभी देखते चले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अभी हमारा मेन पॉइंट आ चुका है, जो हमारा टॉपिक है आज का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। जैसे कि हमने यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल कौन सा कंसिडर किया है, माइल्ड स्टील। डक्टाइल मटेरियल कौन सा है हमारा, माइल्ड स्टील। देखिए स्ट्रेस है हमारा वाई एक्सिस पर, स्ट्रेन है हमारा
एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हमारा पॉइंट ओ, स्टार्टिंग पॉइंट ओ। जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट होता है, बराबर। तो इस तरह से हमारा ग्राफ प्लॉट होता है। तो देखिए ओ से ए तक, ये ओ से ए तक जो होता है हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लीनियर रिलेशनशिप दिख रही है, बराबर, एकदम स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर कहीं भी कर्व नहीं है, कहीं भी ये डेविएट नहीं हुए अपने स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ तक ओ से ए तक हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है। तो ओ से ए तक, तो ए पॉइंट जो है हमारा ये होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है ए पॉइंट। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मतलब हमारा हुक्स लॉ जो है, जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सीखा था, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ भी होता है कहाँ पर, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक, वहाँ तक हमें क्या मिलता है, ये लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ से ए से बी तक हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा कर्व क्या हो रहा है अपना, डेविएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन से, मतलब थोड़ा सा एक कर्व शेप यहाँ पर हमें मिलना शुरू हुआ है। तो ये होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट जो होता है हमारा यहाँ पर, बी पॉइंट जो यहाँ पर प्लॉट किया गया है, इसे हम कहते हैं इलास्टिक पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सपोज ए पॉइंट तक हुआ, या फिर यहाँ पर कहीं पर बीच तक हमने यहाँ तक लाया लोड, और यहाँ पर लोड हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद हमारा क्या होगा, वापस से इलास्टिक है। इलास्टिसिटी मतलब क्या, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स applied on a body, the body changes its shape and size. When we remove force, body regains its original shape and size. मतलब बॉडी के करेगी ओरिजिनल शेप पर हमारा वापस आ जाएगा। मतलब लोड जैसे हम रिमूव कर देंगे तो जब तक बी पॉइंट तक क्या होगा, बी पॉइंट तक हम कहीं भी लोड छोड़ दे, बीच में लोड अप्लाई करना छोड़ दे, तो हमारी बॉडी क्या होगी, रिगेन करेगी, मतलब वापस से नीचे आ जाएगा कर्व, बराबर। लेकिन बी पॉइंट के आगे क्या होगा, वो रिगेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि बी पॉइंट तक ये हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो बी पॉइंट तक ये जो हमने बताया यहाँ पर, बी पॉइंट तक हमारा क्या होगा, ये इतना जो रीजन होगा बी पॉइंट तक का, तो इस रीजन को हम कहेंगे इलास्टिक रीजन। ये रीजन हो गया हमारा इलास्टिक रीजन। और इलास्टिक रीजन के बाद में जितना भी रीजन बचा है यहाँ तक, एफ पॉइंट तक, ये जो रीजन बचा है इतना, तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक, तो दो तरह के रीजन होते हैं इसमें, एक होता है इलास्टिक, दूसरा होता है प्लास्टिक। इलास्टिक रीजन में क्या होगा, बॉडी अगर फोर्स निकालने के बाद, रिमूव करने के बाद अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करेगी। लेकिन अगर बी पॉइंट वो क्रॉस करती है, बी पॉइंट क्रॉस होने के बाद में हमारा ओरिजिनल शेप वापस रिगेन नहीं होगा, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चल जाएगी, यानी कि परमानेंट शेप, वापस से वो बॉडी रिगेन नहीं करेगी। बाद में बी पॉइंट से आगे हमारा सी पॉइंट तक लोड अप्लाई करने पर हमारा क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज होगा। तो स्ट्रेस कहाँ तक इंक्रीज होगा, अभी सी पॉइंट तक। तो इस तरह से हमारा लोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सी पॉइंट क्या है हमारा, अपर हिल पॉइंट। तो सी से यहाँ तक डी तक आ जाएगा। तो डी पॉइंट क्या है हमारा, लोअर हिल पॉइंट। तो माइल्ड स्टील एक में वैसा मटेरियल है, माइल्ड स्टील इज ओनली वन मटेरियल विच शोज टू यील्ड पॉइंट। टू यील्ड पॉइंट, माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसको दो यील्ड पॉइंट होते हैं। बाकी जितने भी मटेरियल है उनके लिए, सबके लिए एक ही यील्ड पॉइंट होता है। सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए हमें दो यील्ड पॉइंट मिलते हैं, एक होता है अपर यील्ड पॉइंट, दूसरा होता है लोअर यील्ड पॉइंट, बराबर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे बी पॉइंट के बाद में हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है। मतलब हमारा मटेरियल जो है वो रिगेन नहीं करेगा, ओरिजिनल शेप वापस से रिगेन नहीं करेगा। सपोज हम यहाँ पर ला के हम लोड छोड़ देते हैं, तो वो मटेरियल वापस से रिगेन नहीं करेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। सी पॉइंट पे हमारी क्या होती है, इल्डिंग स्टार्ट होती है, सी से डी तक। यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा इल्डिंग रीजन है, बराबर, लोअर इल्ड एंड अपर इल्ड पॉइंट एंड लोअर इल्ड पॉइंट, बराबर। उसके बाद में फिर भी हम लोड इंक्रीज करते हैं, बराबर। लोड इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, हमारा स्ट्रेस फिर से क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। कहाँ तक, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तक, बराबर। ई पॉइंट क्या है हमारा, ये ई पॉइंट तक हमारा स्ट्रेस इंक्रीज होता है। ई पॉइंट जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस उसे हम कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम, मतलब इसके आगे और वो मटेरियल सह नहीं सकता, बराबर।
तो यहाँ से यहाँ तक इतना जो रीजन होता है तो इसे हम स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं, डी पॉइंट से ई पॉइंट तक इसे हम स्ट्रेन हार्डनिंग भी रीजन कहते हैं, जिसमें हमारा मटेरियल जो होता है वो स्ट्रॉन्गर और हार्डर बनता है। बराबर, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है। तो डी पॉइंट से ई पॉइंट तक हमारा मटेरियल क्या होता है, हार्ड बन जाता है। बराबर, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमारा जो है यहाँ से ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक, एफ पॉइंट क्या है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। बराबर, एफ पॉइंट क्या है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, दो हिस्सों में वो ब्रेक हो जाएगा। तो ई से एफ तक जो होता है इतना, ये नेकिंग का रीजन होता है, नेकिंग फॉर्मेशन होता है। मतलब सपोज हमारा ये जो रॉड है तो इस तरह से नेक फॉर्मेशन हो जाएगा, उसमें इस तरीके से नेक फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, और अचानक से यहाँ से क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में ये ब्रेक हो जाएगा। कहाँ पर, तो एफ पॉइंट पर। ई पॉइंट क्या है हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस जब रीच करता है उसके बाद में क्या होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एकदम से रिड्यूस हो चुका है पूरा का पूरा, अब इससे आगे और वो जा ही नहीं सकता, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। और मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद में हमारा मटेरियल क्या हो चुका है, बहुत हार्ड बन चुका है। हार्ड मतलब कि अभी वो ब्रिटल में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो चुका है, तो ब्रिटल मटेरियल जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है और ये लास्ट में ब्रेक हो जाता है। एफ पॉइंट क्या क्या कहते हैं हम, एफ पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील या फिर डक्टाइल मटेरियल, जिसमें यहाँ से यहाँ तक, ओ से ए तक क्या होता है हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब हुक्स लॉ हमारा ओबे करता है। ए से बी तक होता है हमारा इलास्टिक, मतलब बी पॉइंट तक हम लोड रिमूव करेंगे फिर भी हमारा ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन हो सकता है, लेकिन बी पॉइंट के आगे चले गया तो हमारा ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं होगा। तो बाद में सी पॉइंट क्या हमारा अपर ईल्ड एंड डी पॉइंट क्या हमारा लोअर ईल्ड, तो बी पॉइंट के आगे हमारी ईल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बराबर, और डी पॉइंट से ई पॉइंट तक क्या है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, मतलब वहाँ पर हमारा मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनता है। डी से ई तक, तो ई पॉइंट क्या है हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है। और उसके बाद में एफ पॉइंट पर हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल ब्रेक हो जाता है। मतलब ये जो ग्राफ आया है तो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर हमने जो टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म की थी, तो वहाँ से ये इस तरह से ये ग्राफ जनरेट होता है। जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं वैसे वैसे लोड के हिसाब से ये मटेरियल जो है इस तरह का ग्राफ देता है। तो माइल्ड स्टील ही एक ऐसा मटेरियल जिसमें हमें दो यील्ड पॉइंट मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल